बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज का जो दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज बाबर आजम को ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल कर लिया गया। और वो लोग जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा बात करते थे, आज यकीनी तौर पर जब उनको तक ये न्यूज़ पहुँची होगी तो यकीनन ज़रूर जो है वो उनके अरमानों पे ज़रूर ओस पड़ी होगी कि ICC ने भी इस परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया है। क्या चल रहा है जनाब उनके दिलों में, उनके जहनों में कि जो बाबर आजम को मुसलसल जो वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। इसी वजह से आज हमने अपने शो को तरतीब दिया। आज मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, ये अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन और एक ऐसे बैट्समैन थे जो शायद अपने वक्त से कहीं पहले पैदा हो गए। ब्लास्टर बैट्समैन थे और उस वक्त जो रमज़ान क्रिकेट होती थी उसमें इनको कई ज़बरदस्त क्लब्स में जो है बतौर गेस्ट क्रिकेटर शामिल किया जाता था। और अगर मैं इनका ये तारुफ कराऊँ आपसे कि जो दुनिया की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें 31वां ऐसा मैच है, 31 ऐसे मैच हैं कि जिसमें जो है वो लोएस्ट स्कोरिंग मैच हुए। और पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो सबसे लोएस्ट स्कोरिंग मैच है जिसमें जो नेशनल बैंक की टीम है वो 20 रन पर आउट हो गई। वहां पे एक ऐसी पिच पे जहां नेशनल बैंक जैसी मजबूत टीम जिसमें सईद आजाद, साजिद अली और अमीर अकबर जैसे प्लेयर मौजूद थे, वहां पे वो 20 रन पे आउट हुई। वहां पे इन्होंने 130 रन की इनिंग खेली। इन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर मैच रेफरी भी मुंसलिक है और साथ साथ पाकिस्तान डिसेबल के हवाले से एक बड़ा नाम है। और यकीनी तौर पे जो इनकी कोशिश है काविश है पाकिस्तान डिसेबल के हवाले से वो किसी तारुफ और तारीफ की मोहताज नहीं। लेकिन बहुत कम लोग जो इस दौर की नस्ल है वो शायद ये बात नहीं जानती कि अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन भी थे। और एक ऐसे बैट्समैन थे कि इसको ऑन एयर में ये कह रहा हूँ कि जब मैंने क्रिकेट को देखना शुरू किया था तो मैंने बजाते खुद जाके इनका ऑटोग्राफ लिया था। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त प्लेयर थे अपने वक्त के। अमीरुद्दीन अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमीरुद्दीन अंसारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, थैंक यू वेरी मच अली, आपने दोबारा मुझे मेरी मेमोरी में ले गए। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सबको पता है कि हम तो ग्रास रूट क्रिकेट के आदमी हैं और जो भी ग्रास रूट क्रिकेट में परफॉर्म करता है वो हमारी हमेशा नजरों में रहता है। आज बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हम अमीरुद्दीन अंसारी साहब से जानना भी चाहते हैं। और साथ साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद है हमारे बहुत ही अपने अक्सर और गाहे बगाहे इनको आपने हमारे शोज में देखा होगा। तारुफ मैं कराता हूँ और पूरा फिर शो ये पूरा टेक ओवर कर लेते हैं। इनसे बड़ी मुश्किल से बोलने का हमें इजाज़त लेनी पड़ती है, जो ये देते नहीं है हमें। शो शुरू होता है बड़े अच्छे माहौल में लेकिन ख़त्म होता है एक गर्मा गर्मी के माहौल में। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके बहुत ही अपने, आप इनसे प्यार करें, आप इनसे नाराज़गी का इजहार करें लेकिन इनका नोटिस ज़रूर लेने पे लोग मजबूर होते हैं। कमर रज़ा इफ़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, और एक मरतबा फिर GTV मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी बातों पे और मेरे ख्यालात पे एतमाद किया। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट की यानी कि जो निज़ाम चल रहा है क्रिकेट में उसको बेहतर बनाने के लिए मेरी आवाज़ भी किसी काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच अली आपका और आपके मैनेजमेंट का कि आपने एक ऐसे मौके पर जब बाबर आजम एक सेरेमोनियल कागजी किंग की टीम के कप्तान बने वो आपने मुझे बुला लिया। जी है, लेकिन हमने तो आप पे एतमाद किया क्योंकि हम तो कहते हैं ना अपना तो डांटता भी है या मारता भी तो छाँव में डालता है, तो हमने तो आप पे एतमाद किया। लेकिन ICC ने आपकी बातों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा। ICC ने उनको टेस्ट टीम में शामिल कर लिया। ज़रा इस पे इस मुद्दे पे बात करेंगे आज इफ़ी भाई के दिल में और जहन में क्या चल रहा है। और साथ साथ अमीरुद्दीन साहब बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, इनसे ज़रा राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। ICC का मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर 2022 का ऐलान। बाबर आजम ICC मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 27 डिपार्टमेंट को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए खत लिख दिया। PCB ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ियों को वतन वापस बुला लिया। रमीज राजा 6 दिन के लिए आए थे, अब चले गए, इन्हें वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। वसीम अकरम। ऑस्ट्रेलियन विमेंस टीम ने पाकिस्तान विमेंस को पहले T20 मैच में 8 विकेट से शिकस्त दे दी। ICC विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 103 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। भारत ने तीसरे वनडे में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। पेशावर में ऑल पाकिस्तान जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी। इवेंट में अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 15 कैटेगरी के मुकाबलों में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरी की जो टॉप स्टोरी है वो ये है कि बाबर आजम को ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल कर लिया गया। अमीरुद्दीन अंसारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि अगर मैं अपने बाएं जानिब चला गया तो उसके बाद जो है वो मेरे पास बोलने के लिए, सवाल करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अमीरुद्दीन अंसारी साहब ये बताएं कि बतौर बैट्समैन जो बाबर आजम जिस तरह से खेलते हैं, जो एक आइकॉनिक प्लेयर बन के सामने आए और अब ICC ने भी इनकी परफॉर्मेंस को रिकग्नाइज किया, किस तरह से देखते हैं आप?
चलिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बाबर आजम जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, दुनिया के मायनाज बल्लेबाज हैं और जिससे कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वैसे तो आईसीसी ने जब इनको बेस्ट इसमें अवार्ड दिया है तो ये इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर रिकग्निशन है और जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान की जाती है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जहाँ पाकिस्तान का लफ्ज़ आता है और पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान का नाम आना हम सब के लिए इस मौजूदा सूरत हाल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है टॉप लेवल पर क्रिकेट के हिसाब से। अब अगर मैं एक बात थोड़ी सी ये कह दूं कि आईसीसी का क्या फॉर्मेट है, किस बुनियाद पर वो बनाते हैं, वो ये हमें मालूम नहीं है, ये बात मार्केट नहीं है। मगर पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी करना इतनी आसान बात नहीं होती है और जिस तरीके से रिजल्ट्स हैं बाबर आजम के, एज ए कैप्टनसी अलग डिस्कशन है और एज ए प्लेयर अलग डिस्कशन है। उसको देखते हुए आज बाबर आजम को जिस तरीके से इन्होंने टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया, ये बड़ी बात है, इजाज़त की बात है। ठीक है, कुछ सुना आपने अमीरुद्दीन अंसारी साहब जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट अरसे तक खेलते रहे मैच रेफरिंग में, वो क्या कह रहे हैं बाबर आजम के लिए क्या आसान नहीं है? देखिए यार अली, सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान को इसमें क्या फ़ायदा है भाई? आपको नंबर 1 T20 टीम दी, आपने तेल कर दी, नीचे कर दी, 4 नंबर पे 5 नंबर पे फेंक दी। आपको ओडीआई में नंबर 3 टीम दी, आप 7 नंबर पे लेकर आ गए। अभी उन्होंने कहा ना, आप सुन तो ले मेरी बात, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, फिर वो ट्विस्ट कर दिया ना, अभी शुरू हुआ है यार, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बात को ट्विस्ट कर दिया, वो बैटिंग की बात कर रहे हैं, आप कप्तानी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई, वो बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तान के रोहित शर्मा इंडिया के लिए खेला, टीम नंबर 1, 3 साल से उसने सेंचुरी नहीं मारी थी, टाइमली सेंचुरी मारी, आज इंडिया नंबर 1 हो गया। ओ भाई, तुम्हें तो पाकिस्तान ऊपर करके दिया। तुम्हें तो जब पाकिस्तान की टीम लगामे पकड़ाई गई तो एक साजिश करके सरफराज को पीछे करके तुम्हें कप्तान बनाया गया क्योंकि तुम मजबूत बल्लेबाज थे। अच्छा, तुम अपने मजबूत बल्लेबाजी से पाकिस्तान के नाम को भी तो ऊपर करते, नहीं तू अपने भतीजों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने यारों को भी, अपने जानने वालों को भी, सबको तुमने खिला दिया पिछले 2 सालों के अंदर। सर बैटिंग की बात हो रही है ना, बैटिंग पे नहीं, बैटिंग की बात, आप तो कप्तानी अमीरुद्दीन साहब ने बताने की कोशिश कर रहे हैं आईसीसी ने पाकिस्तान को कुछ दिया है। भाई पाकिस्तान को क्या दिया है इसमें, ये बताओ मुझे। जब प्लेयर का नाम होता है ना, उसके आगे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ होता है। जब वो भाई मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूं, मैं आपको पाकिस्तान की रैंकिंग बता रहा हूं, नंबर 7 पर है आप, श्रीलंका से भी नीचे आप ओडीआई के अंदर। आप बताइए मैं इस बात पे गुस्सा करूं या बाबर आजम के लिए तालियां बजा दूं? आपको बाबर आजम के लिए तालियां इसलिए बजानी चाहिए कि बाबर आजम का नाम आया है तो पाकिस्तान का नाम आया। 4 साल विराट कोहली टेस्ट में नंबर 1 रख के गया टीम को, खुद नंबर 1 था। 1.5 साल वो T20 में नंबर 1 रहा, टीम नंबर 1 रही। ओडीआई में 6 महीने नंबर 1 रहा, टीम नंबर 1 रही। यार कमाल हो गया। बैट्समैन से पूछ लेते ना, एक बैट्समैन। नहीं, ये सेरेमोनियल पोस्ट, ये सेरेमोनियल है जो भी। अमीरुद्दीन भाई, क्या कितना आपको लगता है कि इसमें कोई पाकिस्तान को कुछ मिलेगा नहीं, या ठीक है शायद मॉनिटरी इतना कोई एडवांटेज मैच का खेलेंगे, मुझे बताओ। लेकिन सुन लेना, आप सुन लेना, मैच का खेलेंगे। बैट्समैन का खिलाड़ियों ने पूछा, एक बैट्समैन से पूछ लेते ना कितना मुश्किल है आईसीसी अगर उनकी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। आईसीसी की टीम चलाओगे भाई तुम, क्या कह रहे हैं? अम्बेजी तो सुनेंगे नहीं अभी। इफी भाई की बात को वो नहीं कर सकता कि किस उनका अपना मीरू भाई, बाबर आजम कप्तान है। जब आप कप्तान होते हैं ना तो आपकी परफॉर्मेंस रेट नहीं की जाती, टीम की परफॉर्मेंस रेट की जाती है। आप बन जाएंगे कप्तान, परफॉर्मेंस देगा तो कप्तान। अजीब बातें करते हैं यार, जब कप्तान परफॉर्मेंस नहीं देगा तो उसकी इज्जत कैसे होगी, उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी? मीरू भाई जरा से एक मौका दें मीरू भाई को बात करने का। रोहित शर्मा कप्तान नहीं है क्या? बात को विराट को हटा के कप्तान नहीं बनाया क्या? बात तो करने दें, वो क्या कह रहे हैं उनकी तो सुनने दें। नहीं, आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, आप नहीं करते उनकी तो सुनने दें, वो क्या कह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अली आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, बात आपने गलत, कहां से गलत है? आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को आईसीसी ने अवार्ड किया, बिल्कुल करना चाहिए भाई, तूने रन किए हैं, ठीक है, अब ना बात भाई यहीं तक बात है, यहीं तक नहीं, आप यहां तक नहीं रखी ना। नहीं ना, आपने रखी है ना बात। आपका जो मीरू भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे ले रहा हूं, मैं आपसे अली आपका ओपनिंग लाइन बता दूं, आपने जो बोली है, आपने बोला हम लोगों को बुलाते हैं जो बाबर आजम से खिलाफ रहते हैं, उसकी बैटिंग के रहते हैं आप खिलाफ। ओ भाई सामने कह रहा हूं, मैंने भी यही कहा, सामने कह रहा हूं खिलाफ रहते हैं। बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिसको घर वाले भूल जाते हैं जब वो घर से निकलता है, उनको पूरी दुनिया आईसीसी याद रखती है, घर वाले भूल जाते हैं। मीरू भाई आप बताएं कितना मुश्किल था ये कि परफॉर्मेंस करना और फिर आईसीसी परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करे। कैसे हम सबको बतौर पाकिस्तानी खुश नहीं होना चाहिए? ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे मुल्क के लिए। बाबर आजम ने इस वक्त जिसके मौजूदा जो हमारी पाकिस्तान टीम की ये जो पिछले 40 साल के अगर उठा के देख लें तो कोई सुपरस्टार नहीं है पाकिस्तान टीम में। अब बाबर आजम ने अकेले जिस तरीके से भी इफी भाई का ये अपना एंगल कैप्टनसी वाला बिल्कुल ठीक है, कैप्टनसी की तो बात ही नहीं हो रही ना, बट एज ए प्लेयर में बात कर रहा हूं। 2007 तक आपके पास 7-8 सुपरस्टार हैं टीम के अंदर। इस
तक पहुंचाया किसने, मुझे बताया। नहीं, एक प्लेयर की वजह से तो बाबर इफी भाई 2016 तो फिर आप 2007 की बात कर रहे हैं मीनू भाई, जरा कर ले फिर मैं आपके पास नहीं, आप इस तरह बता रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट यतीम है जैसे, पूरा लोग ही नहीं है उसके, अबे आने नहीं देते। तुम जब ओडीआई की परफॉर्मेंस में टेस्ट खिलाओगे, टी20 की परफॉर्मेंस में टेस्ट खिलाओगे, तो यार ऐसी कप्तानी तो कोई भी कर सकता है। अली आपको कप्तान बना दूं और अली को कप्तान कर दूंगा, अली तुमने इसको खिलाना है, अली तुमने इसको खिलाना है, अली तुमने, अबे मोहम्मद अली पकड़ के लिया है, दानिश अजीज पकड़ के लिया है, जफर गौर को कहीं खिला दिया, अब्दुल्ला शफी को टी20 में डेब्यू करा दिया। अबे कितने नाम लूं यार, मतलब यार कहाँ है वो खिलाड़ी? वही कप्तानी पे आ गया ना मीरू भाई, मैं ऐसे इसलिए आ रहा हूँ कि भाई लगामे पाकिस्तान कप्तानी पे भी आ रहा हूँ। आप उसको उसकी बैटिंग तो उसकी हमेशा अच्छी है, किसने माना कि बैटिंग अच्छी नहीं है यार? मैं कौन कहता है बैटिंग अच्छी नहीं करता? वो सुपर स्टार है, उससे अच्छी बैटिंग कोई करता ही नहीं, मगर वो कप्तान है भाई, ये तो सोचें यार। इफी भाई इधर मेरी तरफ देखें, बैट मेरे हाथ में आ गया, बैट्समैन से बात कर रहे थे जी, क्या कह रहे हैं? मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है, और अकेले ही खेला इतने पूरे अरसे में, जिस वक्त टीम में कोई सुपरस्टार नहीं था, टीम में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं की है लास्ट 4 और 5 ईयर सरफराज के जाने के बाद से, उसमें टीम को लेके चलना और पाकिस्तान टीम को एक इमेज बनाना। रिजल्ट्स अपनी जगह पर वेरी करता है, बट इंडिविजुअल की बात आती है तो वो टॉप का प्लेयर है। हाँ। और उसको रिकग्नाइज किया आईसीसी ने। ठीक है, यही बात है, इतना सा मुद्दा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अगर किसी पाकिस्तानी को रिकग्नाइज कर रही है तो सर ऐसी मजाक बात तो नहीं है। दुनिया भर की, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर नहीं है, इंग्लैंड के प्लेयर नहीं है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर नहीं है, और दूसरे मुल्कों के प्लेयर नहीं है, हमारे मुल्क की टीम जिस तरीके से खेल रही है, हाँ। और जिस तरीके से हमारे चेंजेस आई है लास्ट क्रिकेट बोर्ड ने जो किया है उसके मुताबिक, तो बाबर आजम अगर बन रहा है तो हम हमारी सब कुछ बातों के बावजूद, हाँ। पाकिस्तान की नेकनामी हुई है। पाकिस्तान की नेकनामी है। मैं जरा आता हूं, मैं एफआई को भी पूरा टाइम दूंगा, इनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू जरूर सुनेंगे। अमीरुद्दीन साहब के जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले एक दफा फिर वही माहौल हो गया सेट का जो हमेशा होता है एफए भाई की मौजूदगी में। और मीरू भाई अपनी शायद बात कंप्लीट नहीं कर सके। अमीरुद्दीन भाई जो बात कर रहे थे कमर एफए साहब के जी, प्लेयर जो हैं वो अपनी चॉइस पे खेले और ऐसे प्लेयर खेले बाबर आजम ने खिलाया कि शायद दोस्ती यारी का कल्चर जो था टीम में नजर आया। लेकिन फिर चीफ सिलेक्टर आपका क्या कर रहा था? फिर आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को क्यों इतनी सपोर्ट कर रहे थे? क्यों सब इनके पीछे जाके छुप रहे थे? तो क्या बाबर आजम अकेले जिम्मेदार है इन सब चीजों के? जी बिल्कुल नहीं अली, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी टीम में, किसी भी लेवल की टीम में एक आदमी की इतनी मनमानी नहीं चल सकती है। अब ये दौर नहीं है। टीम मैनेजमेंट में भी पूरी एक थिंक टैंक होता है, क्रिकेट बोर्ड का एक थिंक टैंक है, फिर सिलेक्शन कमेटी है। इतनी मशहूर सिलेक्शन कमेटी, लास्ट जो सिलेक्टर रहे हैं इतने मशहूर हुए, तो कोई सिलेक्टर मशहूर ही नहीं हुआ। जैसे अभी इफी भाई ने पहले भी कहा था कि लैपटॉप और ये वो, तो बात ये कि उसके अंदर के बाबर आजम क्या टोटल ऐसा हो सकता है? तो क्या वो लोग क्या कर रहे थे, उनसे भी तो पूछा जाए ना। तो ये बात इस तरीके से मैं नहीं समझता कि बाबर आजम ने, तो बाबर आजम ने जो भी फैसले किए वो अगर उनके अगेंस्ट चले गए तो वो फिर बाबर आजम के अगेंस्ट चले गए, मगर जो उससे फायदा हुआ जिन फैसलों से एज ए कैप्टन बाबर आजम का, उसको तो मानना चाहिए। और यही मेरा भी अमीरुद्दीन भाई, यही मेरा भी सवाल है कि बाबर आजम ने तो जो किया सो किया, लेकिन जिन्होंने उनको इतनी अथॉरिटी दी उनके लिए एफए भाई आप कोई बात करते नहीं है। आप रमीज राजा साहब जो कह रहे थे मुझे बाबर आजम के अलावा कोई नजर नहीं आता, उनके लिए आप कोई बात नहीं करते। चीफ सिलेक्टर जो थे, जो लैपटॉप सिलेक्टर थे, उनके लिए आप कोई बात नहीं करते। सिर्फ बाबर आजम में ही क्यों? कि अगर वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, आईसीसी ने भी उसको अपने स्क्वाड में शामिल किया है, तो आप सिर्फ बाबर आजम को क्यों मुर्दे इल्जाम देते हैं? देखिए आईसीसी के पहली दफा तो बाबर को किया नहीं है। बाबर इससे पहले ग्रे निकल्स के बल्ले से खेलते हैं, वो बहुत बड़ा बल्लेबाज दुकान है भाई वो ऑस्ट्रेलिया की। उसके अलावा फिर वो आईसीसी में पहली दफा थोड़ी आए बाबर कोई कोविड के किंग है ये तो भाई। कोविड में तो चढ़े हैं, और इस बार जब दुनिया खामोश थी, ये वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे, श्रीलंका को, जिम्बाब्वे को बुला के घेर घार के मार दिया, आयरलैंड में घेर के मार दिया, किसी को जो सब्सिडी में आ रही थी, सी स्ट्रेंथ जो आ रही थी, उनको घेर घार के मार रहे थे। अच्छा भाई कोई खेल नहीं रहा था, ये बन गए, चलो भाई ठीक है, अब तो परफॉर्मेंस जो रिकॉग्नाइज किया आ रही है ना। देखिए जब से बाबर आजम कप्तान बने, अली मेरी बात समझे आप, जब से बाबर आजम कप्तान बने, आप बाबर आजम को एज कैप्टन रेट करेंगे, मैं कभी भी एज प्लेयर रेट नहीं कर रहा। बाबर इससे पहले रेट कर चुका है अपने आप को, बेहतरीन बल्लेबाज है वो। क्या अब 2 साल से खेल रहा है भाई वो, अब पिछले 4 साल से खेल रहा है वो, और अच्छा खेल रहा है वो, और उसके जो रन्स थे वो हर अच्छे कप्तान ने यूटिलाइज किए।
मैं बाबर आजम जो कप्तान बने, देखें यार, आप देखते हैं जो सामने होता है, पीछे क्या हुआ पता नहीं। बाबर ने अपने ऊपर बजाय ये कि सिलेक्शन और दीगर मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं लिया, उसने इंडोर्स किया उनकी पॉलिसीज को। आमिर जमाल तू भी खेल जा, मोहम्मद अली तू आ, तू भी खेल जा। तो सर अगर बाबर की जगह आप ODI करते हैं ना, अगर आप बाबर की जगह आप मना कर देते, घंटा करता यार। सरफराज क्यों मना कर देते, कैसे मना कर देते? सरफराज, अब सुन लें आप, मैं सरफराज को रेट कप्तान पाकिस्तान का इसलिए करता हूं कि उसको अपनी परफॉर्मेंस की फिक्र नहीं है, उसको टीम की परफॉर्मेंस की फिक्र है। क्या हुआ? मैं अब सुन तो ले आप, वसीम खान जो थे, आप वो जो इंपोर्टेड आपने बुलाए थे बर्मिंघम से, जिनको शायद बर्मिंघम में कोई अपने घर में दाखिल ना होने थे, उनको चेयरमैन बना के आपने भेज दिया यहाँ पे। अच्छा वो अल्लल्ले तल्लल्ले कर रहे हैं, यहाँ पर भी आके खा रहे पी रहे मस्त आ रहे, मैंने देखा भी लेस्टर स्टेडियम में। अबे भाई तुमने जब तुम्हें निकाल दिया, सैक कर दिया, अब क्या, चलो ठीक है आईसीसी का तुम्हें दुप्पल मिल गई, उसके बाद वो आईसीसी में चले गए। मतलब आप उनकी लाइफ तो चेक करें कैसी मजेदार हो गई है। अच्छा भाई वो अब सरफराज को जब उन्होंने कहा कि आपको इस फॉर्मेट से फारिग कर रहे हैं, सरफराज ने बोला चल भाई निकल, तेरी क्रिकेट है कितनी है, तू मुझे फारिग करेगा, नहीं कर रहा मैं कप्तानी, छोड़ दी कप्तानी उसने। आज 3 साल के बाद हर आदमी कंधे पे उठा रहा है सरफराज को, क्योंकि उसने पाकिस्तान को बचाया, वरना ये सीरीज भी लग गई थी आपको। ठीक है, अच्छा आपने यार कमाल है, आप कप्तान को उसकी कप्तानी पे रेट करें। एज प्लेयर बाबर आजम होगा बड़ा, चले ठीक है, मगर भाई वो कप्तान है, आप कप्तानी साइड में करें, फिर मैं बताऊंगा उसमें बैटिंग की क्या खुसूसियात है, क्या वजह है कि वो दुनिया के दीगर बल्लेबाज से डिफरेंट है, क्या वजह है कि लोग उसकी बात करते हैं, क्या वजह है कि विराट कोहली से इवन दूसरे बल्लेबाजों से उसको कंपेयर किया जाता है। यार उसको आप पहले साइड में करें, 11 खिलाड़ियों में लेकर आए, जब आप उसको कप्तान बना के रखेंगे तो उससे पूछगछ उसकी कप्तानी की जाएगी कि तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना नीचे क्यों कर दिया। अच्छा यहाँ तो मुद्दा ही नहीं, यहाँ तो बात तो नहीं परफॉर्मेंस की। इस गुफ्तगू को जरा वाइंड अप करके वीरू भाई अब थोड़ा सा बताएंगे, एज ए बैट्समैन आपको क्या लगता है, बाबर आजम को जिस तरह से रेट करते हैं, कोहली के साथ मिला रहे होते हैं या जो रूट के साथ मिला रहे होते हैं या लेबुशैन के साथ मिला रहे होते हैं, आपको क्या लगता है बाबर आजम इनके करीब करीब है, पीछे हैं, आगे हैं, क्या है? टेक्निकली मैं बात जानना चाह रहा हूं। टेक्निकली परफेक्ट साउंड बैट्समैन है, चाहे वो फ्रंट फुट बॉल और बैक फुट बॉल, उनकी बॉल की सिलेक्शन और तमाम वो शॉट्स खेलते हैं जो किसी भी बड़े प्लेयर में मौजूद होती है। और ये मैंने आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी, मैंने इनको अंडर 15 में एज ए मैच रेफरी देखा था, जो एक हारून रशीद साहब का टैलेंट हंट प्रोग्राम था, कराची लाहौर का मैच हो रहा था, तो उन्होंने उस मैच में 160 रन बनाए नेशनल स्टेडियम कराची में। तो फिर मैंने उनको कोच कामरान खान को बुला के बोला यार इतना लड़के ने 160 रन बनाए, पूरे 40 ओवर बैटिंग की है, तो ऐसी क्या बात है, जरा उससे मुझे मिलाओ, कितना बड़ा लड़का है वो। अरे यकीन नहीं करना, अंडर 16 का टूर्नामेंट था, मैं समझ रहा था 17-18 साल का या 19 साल का होगा जब ये आया है सॉरी, तो इसकी उम्र 15 साल का भी नहीं लग रहा था, ये इतना कॉम्पैक्ट प्लेयर था। और इसकी वही जो आप इसको कहते हैं ना टेक्निकल साउंड, तमाम उस एरियाज़ के अंदर जिसके अंदर आप बॉल को सही तरीके से जज कर सके और प्लेस कर सके, वो बाबर में मौजूद है मुख्तलिफ विकेटों के ऊपर। मगर जैसे एफी भाई भी कह रहे हैं, आप भी बात समझते हैं कि यह सपोर्टिंग प्लेयर होता है भाई हर टीम के साथ। क्या बाबर आजम के साथ सपोर्टिंग प्लेयर था? अगर यूनुस खान ने इतने रन बनाए या मिसबाह ने इतने रन बनाए तो हर वक्त एक एक प्लेयर होता था। मियादाद ने कितने प्लेयर को अपने साथ लेके चले हैं, या सलीम अली लेके चले और प्लेयर लेके चले, तो बाबर के साथ यहाँ पर बैट लगे ड्रेसिंग रूम में उसके साथ कुछ करने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा असासा है। हाँ, कैप्टनसी के मामला को बोर्ड के डिसीजन है, वो डिफरेंट मैटर है, कैप्टन प्लेयर है, हम लोग लकी हैं कि हमारे पास ऐसा दुनिया, ठीक है, हम लोग लकी, बिल्कुल सही, हम तो परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। कैप्टनसी एक अलग मैटर है, उस पर बहुत ज्यादा डिबेट की जा सकती है और करनी भी चाहिए, लेकिन आज खुश हैं और इफी भाई बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इफी भाई ने भी बातों बातों में बात कह दी है कि बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है। अमीरुद्दीन साहब डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, इन्होंने भी कह दिया बाबर आजम अच्छा प्लेयर है, और इन हमारे कहने से कुछ होता नहीं है। आईसीसी ने जब रिकॉग्नाइज कर लिया तो डेफिनेटली ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, तो इस पे कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे जरा डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, और रमीज राजा साहब ने जो कहा है कि अब इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है, ये जानेंगे रमीज राजा साहब जैसी ही गुफ्तगू करने वाले कमर हफीज साहब से कि कितना नामुमकिन है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे रवीज राजा साहब के स्टेटमेंट के हवाले से कि अब इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन हो गया, और आज इंडिया ने साबित भी किया। न्यूजीलैंड को उन्होंने मुसलसल तीसरे एक रोजा मैच में शिकस्त दी, क्लीन स्वीप किया और 90 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और जिस अंदाज से शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब अगले फ्यूचर स्टार वही होंगे, और यही कहना था कामरान अकमल का भी। इफी भाई, आप तो बहुत खुश होंगे रमीज राजा साहब के स्टेटमेंट से, आप मतलब का स्टेटमेंट दे दिया। नहीं रमीज भाई, आखिरकार अपने धंधे की तरफ आ रहे हैं, वही जैसे वसीम अकरम
विक्रम ने कहा कि वो अपनी जगह वापस आ गए तो रमीज भाई अपने धंधे की तरफ वापस आ रहे हैं। और बात बिल्कुल ठीक की है रमीज राजा ने कि पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है वहां पे। जिस अंदाज से पाकिस्तान 260, 270, 256 न्यूजीलैंड की ओडीआई बता रहा हूं, पिछले नहीं बता रहा। क्रिकेट है ना, सुन ले आप रमीज भाई क्यों कह रहे हैं कि मुश्किल होगा। 409, 390, 375, 386, आज फिर मार दिए 366 रन मार दिए। तो आखिरी 5 ओडीआई देख लें तो 300 प्लस और 400 प्लस भी किए हुए। ये काम किसका था? मुझे एक बात बताइए, ये काम किसका था? पाकिस्तान की टीम को इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार करने का काम किसका काम था? ये चेयरमैन का काम नहीं था, ये इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी का काम नहीं था। अमीरुद्दीन अंसारी साहब, ये आज जो रमीज भाई कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में रहना नामुमकिन हो गया, पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, तो क्या ये किसका काम था? ये इतने से आप चेयरमैन रह के गए? यही तो बिल्कुल अजीबोगरीब बात है कि एज ए चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एकदम से जो है उनको इंडिया अच्छा लगने लगा। और उससे पहले लेकिन नेशनलिज्म के ऊपर तो कंप्रोमाइज मैं तो ज़ाती तौर पर करता ही नहीं हूँ। मतलब पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, चाहे हम खराब भी हो कुछ भी हो। तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं डेफिनेटली नामुमकिन, क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन होती है यार। कितना आराम से आप उठा के देखें चैंपियंस ट्रॉफी के मैच लास्ट जो 10 विकेटों से इंडिया को हराया है, उससे पहले बड़े बड़े हमारे प्लेयर खेलते थे, इस तरीके से थोड़ी हराया। हम उसकी खुशी नहीं मना पाते हैं, उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने प्लेयरों को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं जो इंडिया को आपने हराया है, जिसमें दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी मुत्तफिक है। और मैं आपसे इफ्ती भाई से भी पूछूंगा, अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया की अच्छी टीम है, इसको हराना काफी मुश्किल है, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ये कहना कि इंडिया को इंडिया में जाके हराना नामुमकिन है, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये? जी बिल्कुल, ऐसे कैसे मुमकिन नहीं है। हमने जाके इंडिया को इंडिया में हराया था, एक सीरीज हुई थी हमारी, हमने जाके इंडिया को हराया था, इसमें जुनैद खान से बॉलिंग की 2013 में। क्रिकेट है, क्रिकेट में ये बात कह करके सिर्फ आप अपने लिए बात कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान के ऊपर से अगर हम खराब की भी टीम है तो हम ये कहना चाहिए हमें कि हम पाकिस्तान इंडिया को कि हम दुनिया की किसी टीम को हरा सकते हैं। तो हमारे प्लेयरों का मोरल एज ए चेयरमैन इफ्ती भाई, एज ए चलो ठीक है, एक तरफ ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बातों से, बहुत सारी बातों से डिसएग्री भी करता हूं, लेकिन आपकी कुछ बातों में हकीकत भी है, सच्चाई भी मुझे फील होती है। लेकिन ये रमीज राजा साहब चेयरमैन है, वो इस तरह की बात जाके कर रहे हैं, अभी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप वहां पे जाके खेलना है, ये मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है? रमीज राजा भाई ये बता दें, वो खत जो लिखा था उन्होंने एसीसी को, उसका जवाब मिला नहीं मिला? कल तक वो ये कह रहे थे, कल तक ये कह रहे थे कि हम जाके खेलेंगे नहीं। झूठ, मतलब झूठ की भी इंतहा होती है। बहरहाल रमीज हसन राजा अपनी पिच के ऊपर वापस आ गए हैं, जिस पिच पे वो कभी रिटायर नहीं होंगे। वसीम अकरम ने सही कहा ऐसा कैरियर है जो कभी खत्म नहीं। अच्छा, वसीम अकरम ने कहा कि 6 दिन के लिए आए तो उनको वापस अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में यार इनके अपने पुराने मामलात हैं, ठीक है, वो ये आपस में सेटल कर लें तो अच्छा है, मैं इसमें कूदूंगा नहीं। मगर रमीज हसन राजा ने एज चेयरमैन रहने के बाद 9 महीने बाबर को पेट में पाला और बाबर के कंधों पे चढ़ के अपनी सारी सियासत करी चेयरमैन रहने की। पाकिस्तान क्रिकेट को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया रमीज हसन राजा ने, ये बात बिल्कुल सही है। एक ऐसे खिलाड़ी के ऊपर उन्होंने पूरी कौम को लगाने की कोशिश करी कि यार ये है, उसके बाद कुछ नहीं है भाई। जो टीम, जो कप्तान, जो कप्तान और जो खिलाड़ी अपने आप को बड़ा या किंग मानता हो, उसकी टीम इतनी नीचे गिरी हुई हो, आप नेदरलैंड जैसी टीम जो साउथ अफ्रीका को मार रही है, आप इंग्लैंड को नहीं मार सके यार। मैं तो कह रहा हूं अच्छा, आपको इतनी सस्ती टीम मिली, इतनी झटके वाली टीम मिली, आप मतलब आराम से गिरा सकते थे यार। आपके पास सारे बॉलर्स थे। आपने मैं यही कहता हूं ना कि भाई वो विराट कोहली जो इनिंग खेल के गया पाकिस्तान के खिलाफ, बाबर ने हरवाया मैच। वो बाबर ने गए थे जो टाई होने के बाद हारे, बाबर ने हरवाया। इंग्लैंड से एक टीम से जो व्हाइट वॉश हुए, बाबर ने हरवाया। ओ भाई कप्तानी से हार रहे हैं। बाबर प्लेयर अच्छा है मगर वो कप्तान भंडारी है। जब बॉलर आपको गेम में लाते हैं, ये यूटिलाइजेशन बॉलर की, उसमें शाइन को 3 छक्के बढ़वा देता है। पिच रीडिंग है ना, कप्तानी के पूरे रहनुमा उसूल आते हैं। इसको कमाल है यार, इतने कमजोर टीम तुमने दे दी है और इसको ही देखते रहो, बाकी टीम हारती रहे। ऐसा नहीं हो सकता भाई। पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी, हर खिलाड़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, हो गई तकरीर खत्म। ये बिल्कुल होनी चाहिए तकरीर। इतनी सारी बातें कर ली तो मैंने क्रिकेट के लिए भाई मैं ऐसी बात करता हूं। इतनी सारी बातें ना करें, ये बातें करके मैं तो बात करूं इंडिया की क्रिकेट की। सर मैं बात करूं इंडिया की क्रिकेट की, आप बाबर आजम को लेकर आ गए। पाकिस्तान की क्रिकेट है। अमीरुद्दीन भाई, मैंने बात की कोई बाबर आजम की इस टॉपिक पे कोई बात की? मैंने सिर्फ ये कहा कि रमीज राजा साहब ने ये कहा, अब उसमें भी आप बाबर आजम को लेकर। नहीं तो वो उन्होंने पाला ना पेट में इनको। अच्छा, अब एक और चीज पूछ लेता हूं। एक और जो आकिब जावेद ने ये कहा कि उमरान मलिक का जो है वो हारिस रऊफ जैसे फुल्ली फिट नहीं है, उस तरह से ट्रेंड नहीं है, ये भी बाबर का कसूर होगा कहीं ना कहीं? यार आकिब भाई को जरा समझाओ जाके, शाम के बाद बातें ना किया करें, दिन में कर लिया करें ये बातें। पता भी है उमरान मलिक कितने मैच खेला हुआ रांची के?
ठीक है। दुलीप ट्रॉफी कितनी खेला अच्छा, हुआ है, मुझे पता भी है मुश्ताक अली में कितने मैच। यार अमीरुद्दीन भाई- कमाल है यार आकिब भाई, आप भी यार मतलब आप लोगों से तवक्को नहीं होती। बाबर को हम आउट नहीं करते थे, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ भी आ गया बाबर, मैंने नहीं, कहा मैं था, ये जिक्र कह ही रहा नहीं है ना हूं, ये तो भाई, जिक्र ही नहीं है मैं बाबर। अली कब कहता? अच्छा, एक ये मिनट। दो तेरे दो आप- मेरे, मैंने कहा था। अच्छा। ये बताओ ये हफीज जो कहता था कि उनसे पूछे जो 40-40 50-50 बोले खेलते हैं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं यार? कमाल हो गया। मैं तो वही बात करूंगा जो इनके अपने ग्रोथ लेकिन टॉपिक से रेलेवेंसी भी तो हो ना, अभी तो बात ही नहीं। आपको लगता है कि Relevancy तो है, relevancy अच्छा, मैं है भाई। अमीरुद्दीन साहब से पूछ लेता हूँ, हारिस रऊफ में और उमरान मलिक की जो बात की है, आपको लगता है फुल्ली फिट नहीं है या ट्रेंड नहीं है इस तरह आकिब जावेद साहब ने भी कहा है? देखिए, किसी ना किसी तौर पर आकिब जावेद साहब जो हमारे एक लीजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं और उनकी बात का वर्थ है, क्वालिफाइड कोचेज भी, मैनेजमेंट में भी हिस्सा है, कोई ना कोई बात में वर्थ होती है, मगर मुझे इसका एक्चुअली कॉन्क्रीट चीज़ नहीं मालूम है, तो मैं इस पर अच्छा चले, जो चीज़ आपको मालूम है उस पर पूछता हूँ। डिपार्टमेंट क्रिकेट आपने भी खेली, अभी मैंने आपके इंट्रो में भी कहा कि कस्टम्स के लिए आपकी बड़ी सर्विसेज हैं, अभी 27 डिपार्टमेंट को खत लिख दिए। मैं जरा आप दोनों की तरफ भी आता हूँ डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया है लाहौर से जीशान नवाज ने, और जीशान नवाज हमारे नुमाइंदे खुसूस डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो 27 डिपार्टमेंट को खत लिखा है, तो जीशान ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जीशान, और ये बताएगा कि क्या तफसीलात है इस हवाले से जो पीसीबी ने 27 डिपार्टमेंट्स को खत लिखा है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से? अली भाई, पीसीबी ने 27 डिपार्टमेंट्स को टीम्स बनाने के लिए खत लिख दिया है। पीसीबी के पैटर्न इन चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर डिपार्टमेंट्स को दरख्वास्त की गई है कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है नजम सेठी ने पीसीबी के आइन 2014 के मुताबिक खत लिखे, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि महकमों को आने वाले सीजन में उनकी जल्द से जल्द शिरकत की तस्दीक की जाए ताकि सीजन का कैलेंडर तैयार करने में मदद मिल सके। इन 27 डिपार्टमेंट्स में गनी ग्लास, इनकम टैक्स, के इलेक्ट्रिक, कराची पोर्ट ट्रस्ट, खान रिसर्च लेबोरेटरी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, उमर एसोसिएट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन, सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, सुई नादरन गैस कंपनी, वापडा और ZTBL को खत लिखा गया है और जल्द से जल्द टीमें बनाने की दरख्वास्त की गई है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से डिपार्टमेंट के, आपने नाम अमीरुद्दीन साहब, ये जो डिपार्टमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिए, किस तरह से स्टेप को देख रहे हैं आप? अली, ये तो इतना बड़ा स्टेप है। इससे पहले कि मैं इस बात के ऊपर जाऊं कि आपने जो नया क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने जो आके फैसला किया है कि 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उन्होंने बहाल किया है, सॉरी 2014 का बहाल किया है। उसके बाद मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, एज ए प्लेयर भी, एज ए फादर, मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है, तो एक उम्मीद की किरण होती है बच्चों के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए, हर जगह क्रिकेट, हर जगह क्रिकेट, किसी पार्शलिज्म के बगैर। तो वो क्या, जब बच्चा मेरा क्रिकेट खेलेगा, किसी डिपार्टमेंट में हो जाएगा। अभी ग्रेड 2 में 32 टीमें थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा। इसके अलावा कराची में उठाकर देख रहे हैं तो 40 के करीब इंटरफॉर्म डिपार्टमेंट थी। हैदराबाद से लेकर के इस्लामाबाद, पेशावर, हर जगह लोकल टीमें मौजूद थी। एक जम्बिश से आपने उनको खत्म कर दिया, उम्मीद खत्म कर दी। जब उम्मीद ही खत्म हो जाएगी तो लड़का कैसे क्रिकेट? अच्छा, लड़का क्रिकेट खेलने की बात की, आपने डिपार्टमेंट की बात की ना, मैं एफबीआई के पास भी आता हूँ। ये जो क्लब्स का भी सिलसिला हुआ था, GTV वाहिद चैनल था जिसने जाके प्रोटेस्ट को कवर किया था, ना सिर्फ कराची में बल्कि इस्लामाबाद के प्रोटेस्ट भी जाके GTV ने और जी स्पोर्ट्स ने कवर किए। क्लबों को बोगस करार दिया गया और जो नौजवान जो क्लब क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके क्लब को भी बोगस करार दे दिया था। अली, इतनी मतलब अजीब और गरीब बात है, क्योंकि हम भी क्लब क्रिकेट में खेल रहे हैं और नजर भी रखते हैं। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ला करके जो इन्होंने बनाया, वो एक कॉपी पेस्ट था, किसी दूसरे मुल्क से उठा करके हमारे मुल्क पे इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की गई। अब आप सुनकर के हैरान होंगे, पाकिस्तान का जो अंडर 19 का कैप्टन था साद बेग, वो सिंध का भी कैप्टन था, वो जूनियर प्रीमियर लीग में भी कैप्टन था, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। उसका अपना क्लब जो बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब है, उसको बोगस करार दे दिएगा। इसका मतलब उस लड़के की क्लब क्रिकेट नहीं है, तो उसको आपने नीचे से खत्म कर दिया। ये सारे वो मामलात हैं जिसके जरिए अनसर्टेनिटी उरूज पे थी, क्रिकेट ना होने के बराबर थी, और जिसकी वजह से आप मुझे बताएं कि ऐसा मल्टी टैलेंटेड प्लेयर है जो पाकिस्तान का कप्तान, उसका कोई क्लब ही नहीं है, उसका बोगस क्लब है। और शाहिद नवाब साहब उस प्रोटेस्ट में हमारे साथ थे, जिनका एक क्लब है बॉब वुलमर क्लब। मुझे 20 सेकंड है एफी भाई, जो अभी आमिर के लिए जो नजम सेठी साहब ने बात की है, शर्जील के लिए उनके पास कोई मुझे सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आया, लेकिन आमिर के लिए नजर आया। उन्होंने कहा रिटायरमेंट वापस लेने आ जाए, डोमेस्टिक खेलें, टीम में आ जाएंगे। देखें अली, मैं बड़ी सीधी सी बात करूंगा। नजम अजीज सिटी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो डिपार्टमेंट्स को। जो भी डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इतनी रिसोर्सेज भी नहीं है, मगर उसके बावजूद क्रिकेट से मोहब्बत है और बहुत सारे डिपार्टमेंट उसको ज्वाइन करेंगे। मगर दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं,
शान मसूद एक सोच का नाम है, बस मैं इतनी सी बात करूंगा। ये सोच नजम अजीज सेठी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बड़ी खूबसूरती से अदा ये किया। सोच वो होती नहीं जो डिपार्टमेंट क्रिकेट लाने वाली बात हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो अल्ले तल्ले मचे ना पिछले 1.5 साल के अंदर बाबर आजम की कप्तानी में, फिर वही अबे यार भाई मैंने आपसे आमिर का सवाल किया यार, बाबर आजम आमिर भी उसका शिकार है मैं ना। आमिर की बात कर रहा हूँ, बाबर आजम की बात कर रहा हूँ। आमिर भी तो शिकार है उसी वो का। कह रहा है, मैं नजम ओ भाई सेठी वो के- क्या कह रहा है, दो तेरे दो मेरे, मैं अरे मेरे मेरे भाई कप्तान मैंने है तो आमिर की बात कर रहा हूं मैं कि आमिर के लिए इल्जाम लगा रहा है। आमिर के वो लिए कह रहा है सॉफ्ट कॉर्नर है। लाइट, शोएब मलिक कह रहा है लाइट डिसलाइक नहीं, कप्तान का मसला है ना यार। आप आपकी शिकस्त कहां से हो रही है कप्तान वो से? ये कह रहे हैं आप पीछे कि कहां हैं कप्तान से? मेरे पास 10 सेकंड है, वो ये कह रहे हैं कि आमिर अपना रिटायरमेंट वापस ले ले और आ जाए। तो अबे इन्हीं की वजह से रिटायरमेंट ली है। ठीक है, और फिर भाई तो बाबर आजम ना निकलेंगे ना कभी PSL हटेंगे। के बाद बाबर लेकिन आजम हमारे कप्तान शो का नहीं वक्त रहेंगे, यहाँ बता दूं मैं पे आपको। खत्म हो गया। अमीरुद्दीन अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे डिसेबल क्रिकेट पे बात नहीं हो सकी क्योंकि बहुत सारे और मुद्दे थे। कमल की मौजूदगी में हम बाबर आजम से शायद हट ही नहीं सकते क्योंकि तमाम तर सोचों का महवर, मरकज और न्यूक्लियस बाबर आप नीचे आ रहे हो ही उस्ताद। होता बाबर को भी है। नीचे आज कर के रहे लिए हो, बस खुद ही इतना नीचे ही, आ रहे हो। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान का पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।